अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 के अंदर एक्सरसाइज 16.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवाल सॉल्व करेंगे। और आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने अभी तक 16.1 के लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो देख लीजिएगा, वरना आपको 16.2 का लेक्चर देखने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसका लिंक मैं ऊपर भी लगा देता हूँ और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ 16.1 एक्सरसाइज का। तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, देन कम टूवर्ड 16.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन जिस तरीके से 16.1 में था, सेम इज द केस विद 16.2। इसके अंदर भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस फार्मूला। Let's suppose that we have 2 points A and B. A is x1, y1, while B is x2, y2. So we can calculate the distance between these 2 points with the help of this formula. D is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. All right. So this is question number one. Question number one says to show that the points P, Q, and R are collinear. पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, और डेफिनेशन के मुताबिक इन जनरल 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर if the sum of two length of any two line segments among AB, BC and CA is equal to the length of the remaining line segment। यानी कि इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे आप 3 डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कोलिनियर पॉइंट्स के किसी भी दो साइड्स का सम, किसी भी दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि आप ए बी और बी सी को प्लस करें तो वो ए सी के बराबर हो जाए, या हो सकता है कि आप ए सी और सी बी को प्लस करें तो वो ए बी के बराबर हो जाए, या फिर आप बी ए और ए सी को प्लस करें तो वो बी सी के बराबर हो जाए। इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम फतवा जारी कर देंगे कि हाँ, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, ए बी का डिस्टेंस मालूम करें या बी ए का डिस्टेंस मालूम करें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ए बी या फिर बी ए, इन दोनों का मैं डिस्टेंस मालूम करूंगा, सेम आएगा। तो इट डजंट रियली मैटर्स के वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे है पीछे है, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से बी सी और सी बी, इन दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा। सो ऑलराइट, सो वी हैव गॉट टू नो अबाउट इट कि हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, कि जो पी पॉइंट है वो -3,1 है, दिस वन, ये आर का पॉइंट है और ये क्यू का पॉइंट है। बाय द वे मुझे डायग्राम से पता चल रहा है कि पी क्यू जो है वो इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, और ऑब्वियसली कि पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, डायग्राम से मुझे पता चल रहा है, और विच इज द डेफिनेशन, विच इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। तो बहरहाल आप बात को आगे बढ़ाते हैं। समझ में ये आया कि मुझे 3 डिस्टेंसेस मालूम करने पड़ेंगे, पी क्यू मालूम करना पड़ेगा, पी आर मालूम करना पड़ेगा और आर क्यू मालूम करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम से मुझे पता चल रहा है कि पी क्यू बराबर होना चाहिए पी आर प्लस आर क्यू के। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये बात कैसे पता चलेगी, जब हम लोग इन तीनों के डिस्टेंसेस मालूम कर लेंगे। तो आइए डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम पी क्यू मालूम करने के लिए जा रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। डेटा बना लेते हैं। मुझे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना था, तो सबसे पहले मैं पी का पॉइंट लिखूंगा। पी इज -3, -4। ऑल राइट, डन। और क्यू क्या है मेरे पास, 2, -6। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 2, जबकि y2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। फॉर्मूले में पहले x2 की वैल्यू आएगी, दैट विल बी 2, देन वी यूज टू हैव माइनस साइन फॉर द फॉर्मूला। और मेरे पास x1 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। So that becomes 2 + 3 the whole square plus
y2 की वैल्यू कितनी है 6, और फिर फॉर्मूले का माइनस मौजूद होता है, y1 की वैल्यू है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट वुड बिकम 6 + 4. ऑलराइट, 2 + 3 becomes 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 4 becomes 10, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 25 में आप 100 प्लस कर दीजिए, सो यू विल गेट 125. और 125 का अगर आप स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए जाएं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. 125 को मैंने डिवाइड किया है 5 से, सो आई गॉट 25. मैं इस 25 को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, सो 5 5 25. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस वन. ठीक है जी, और हमें पता है कि जिसका पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है. तो ये एक पेयर बन गया ना, जिसकी वजह से ये वाला 5 बाहर आ गया, और ये वाला जो 5 है वो अंदर रहेगा. All right, so this is all about PQ. So PQ का जो final distance आया, that is 5 under root 5. All right, move ahead. And now we are going to find the value of PR. Again, distance formula मैंने apply कर दिया है, और now this time my first point will be P, that will be same, and the second point will be R, that is 0,2. तो x1 की वैल्यू -3 हो जाएगी, y1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, जबकि y2 की वैल्यू 2 हो जाएगी. लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो x2 इज 0, फॉर्मूले का बीच में माइनस होता है, x1 की वैल्यू है -3, माइनस माइनस becomes plus, and then we are having 3, so that becomes 0 + 3. then we have y2 की वैल्यू 2, बीच में फॉर्मूले का माइनस होता है, y1 की वैल्यू है -4, माइनस माइनस becomes plus, and then we are having 4, so that becomes 2 + 4. अच्छा जी, 0 + 3 becomes 3, 2 + 4 becomes 6, 3 का स्क्वायर becomes 9, 6 का स्क्वायर becomes 36, 9 + 36 becomes 45, और आप 45 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, so it will be something like 3 1s are 3, 3 5s are 15. And then we have 3 5s are 15, 5 1s, 5 1s are 1. Again, as per the rule, जिसका पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा. सो ये 3 बाहर आ गए और 5 अंडर रूट के अंदर रहा. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR. नाउ दिस टाइम जो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, दैट विल बी Q एंड R. Q x1 y1 है 2,6, जबकि R 0,2 है. तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 2. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. x2 इज 0 आ गया, फॉर्मूले का बीच में माइनस साइन होता है, माइनस साइन आ गया, x1 की वैल्यू कितनी है 2. ऑलराइट, प्लस साइन है फॉर्मूले का. देन वी हैव y2 - y1, y2 की वैल्यू 2, फॉर्मूले का माइनस आ गया है, और y1 की वैल्यू है 6, 2 - 6, 0 - 2 becomes -2, प्लस साइन, 2 - 6 becomes -4. -2 की ऊपर पावर 2 लिखी हुई है, द पावर इज 2 विच इज एन इवन नंबर, सो द आंसर विल बी टेकन एज पॉजिटिव. तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 + 16 becomes 20. और अब अगर मैं 20 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए जाऊं, so it will be something like this one, and as per the rule, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा. so my final answer will be 2 under root 5. ऑलराइट, मेरे पास तीनों डिस्टेंसेस आ चुके हैं. लेट मी फिगर इट आउट कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर नहीं है. मैंने क्या किया, इनको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है PQ इज इक्वल टू PR + QR के फॉर्मूले में, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में सवाल के निकाला था. अच्छा, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ PQ एज 5 under root 5, PR की वैल्यू निकाली थी हमने 3 under root 5, जबकि QR की वैल्यू निकाली हमने 2 under root 5. अगर आप राइट हैंड साइड पे देखिए तो ये दो वैल्यूज आपस में सम हो जाएंगी, 3 + 2 becomes 5. उसकी वजह क्या है, दोनों के जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज हैं वो सेम है, सो बाहर वाली वैल्यूज जो है ना वो बआसानी ऐड हो सकती हैं. 3 + 2 becomes 5.
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि हाँ जो गिवन पॉइंट्स हैं दे आर कोलिनियर। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल इससे कनेक्टेड है। दूसरे सवाल में वी हैव टू प्रूव कि दीज आर यानी कि पी क्यू एंड आर नॉट कोलिनियर, यानी कि ये तीनों कोलिनियर नहीं है। तीनों कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब ये है जो मैंने आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन के हिसाब से कि किसी भी दो साइड्स का सम किसी एक साइड के सम के बराबर होता है। तो अगर वो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी तो हम फतवा जारी कर देंगे कि हाँ ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो अच्छा डायग्राम अगर आप इसकी देखिए, इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके देखा है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही है। ये इट सीम्स लाइक अ ट्रायंगल ना, ये पी है ये क्यू है और ये वाला आर है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं रही है। तो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट कि ये कोलिनियर प्रूव हो सके। तो डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ दिस विल बी these points will form these points will be नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऑलराइट, खैर इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंसेस, और तीन डिस्टेंस मालूम करने पड़ेंगे। पहला है पी क्यू, देन वी हैव पी आर, देन वी हैव क्यू आर। फॉर्मूला हमारे पास एक ही इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ऑलराइट, डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले पी क्यू मालूम करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो दो होंगे, पी और क्यू। पहला वाला पी है, दूसरा वाला क्यू है। x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 0। ऑलराइट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द फार्मूला। x2 की वैल्यू 1 आ गई, फॉर्मूले का बीच में माइनस साइन होता है, देन वी आर हैविंग -1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस और 1 एज इट इज आ जाएगा। देन वी हैव x2 की वैल्यू सॉरी y2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 आ गया। देन वी आर हैविंग माइनस साइन फॉर द फॉर्मूला और y1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 माइनस 0 आ गया। अच्छा जी, 1 प्लस 1 बिकम्स 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 बिकम्स 0, 2 का स्क्वायर बिकम्स 4, 0 का स्क्वायर बिकम्स 0, 4 प्लस 0 बिकम्स अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। क्वाइट सिंपल। लेट्स मूव अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे इस मरतबा वो पी होगा और आर होगा। so the p will be considered as the first point while r will be considered as the second point, जो यहाँ पे कंसिडर किया जा चुका है। p की वैल्यू -1, 0, r की वैल्यू 0, √3। पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सबसे पहले 0 आ जाएगा यानी कि x2 की वैल्यू आएगी, देन माइनस साइन फॉर्मूले का, ये -1 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये फिर +1 एज इट इज आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। देन वी आर हैविंग y2 की वैल्यू √3 है, माइनस साइन, और y1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आ जाएगा। 0 प्लस 1, 1 बन जाता है, √3 माइनस 0, √3 बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट वुड बिकम 3, 1 प्लस 3 बिकम्स 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 बिकम्स 2। ऑलराइट, तीसरा काम करने के लिए जा रहे हैं, क्यू आर मालूम करने के लिए जा रहे हैं। नाउ माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी क्यू एंड आर। क्यू की वैल्यू 1, 0 जबकि आर की वैल्यू 0, √3। एज पर द डेटा द वैल्यू फॉर x1 विल बी 1 while the value for y1 will be 0। x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y2 की वैल्यू √3 हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी। -1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 बिकम्स -1, √3 माइनस 0 बिकम्स √3। अब -1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, पावर इवन है, द आंसर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल बी हैविंग 3, 1 प्लस 3 बिकम्स 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ऑलराइट, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि पी क्यू की वैल्यू 2 है, पी आर की वैल्यू भी 2 है और क्यू आर की वैल्यू भी 2 है। अब हमने चेक करना है कि क्या पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन में ये फुलफिल हो रहा है। अगर ये फिट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर ये इन तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को मीट नहीं कर रहा होगा तो हम फतवा जारी कर देंगे कि ये नॉट कोलिनियर है। ऑलराइट, पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, इसको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 2।
तो 2 + 2 तो 4 होता है, 4 = 2 नहीं, ये नहीं होता इक्वल, ये प्रूफ नहीं हो पाया। ऑलराइट, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी है 2 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 2, और ये बराबर होता है 2 के। क्या ये बराबर होता है 2 के? द आंसर इज नो, तो ये नॉट इक्वल हो गया। ऑलराइट, देन वी हैव क्यू आर की वैल्यू है 2, पी आर की वैल्यू भी है 2, ये बराबर होता है 2 के। क्या 2 + 2 4, 4 बराबर होता है 2 के? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर ऐसा हो जाए तो हम फतवा जारी कर सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स नॉट कोलिनियर हैं। ऑलराइट, so this is done. Now let's move forward towards question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इस सवाल में इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र किया जा रहा है। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। शो दैट एल, एम एंड एन फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया चलूं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाया है। जो द पॉइंट दैट हैज बीन मार्क्ड विद रेड इज एल, ये एल पॉइंट है। द पॉइंट दैट हैज बीन मार्क्ड विद ब्लू इज एम, जबकि द पॉइंट दैट हैज बीन मार्क्ड विद ग्रीन इज एन। ये 3 पॉइंट्स ग्राफ में मैंने प्लॉट किए। तो हाँ, डायग्राम से पता चल रहा है कि दैट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, ये तो हमें उस वक्त पता चलेगा जब हम इन तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे, यानी कि एल एम, एम एन और एल एन मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। और अगर इन तीनों की साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर आ गई, तो हम कह देंगे कि हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर इन तीनों में से किसी एक साइड की भी वैल्यू डिफरेंट आ गई, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन इस बातों का फैसला उस वक्त होगा जब हम 3 डिस्टेंस निकाल लेंगे। आइए डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ऑलराइट, अच्छा अब जाहिर सी बात है कि वो आप, आई एम श्योर अबाउट इट कि आप यूज टू हो चुके होंगे उस फॉर्मूले के। सबसे पहले आप क्या करिएगा, एल एम मालूम कीजिएगा। एल एम मालूम करने के लिए आपके पास जो पहला पॉइंट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एल एंड द सेकंड पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज एम। उसके बाद फिर आप एम एन मालूम कर लीजिएगा। एम एन मालूम करने के लिए पहला पॉइंट आपके पास एम होगा, दूसरा पॉइंट आपके पास एन होगा। उसके बाद फिर आप एल एन मालूम कर लीजिएगा, उससे पहला पॉइंट आपका एल होगा और दूसरा पॉइंट आपका एन होगा। उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा फॉर्मूले के अंदर। सो यू विल गेट टू नो कि एल एम की वैल्यू 2 आएगी, एम एन की वैल्यू भी 2 आएगी और एल एन की वैल्यू भी 2 आएगी। बाय द वे, लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स और वैल्यूज ऑलमोस्ट वही हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की थी, बस उसको थोड़ा सा आगे पीछे शफल किया गया है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको याद होगा कि 2 2 और 2 आ रहा था, यहाँ पर भी 2 2 और 2 ही आ रहा है। आप बहर इसको मालूम करके फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, इनके डिस्टेंसेस 2 2 ही आएंगे। अच्छा, अब अगर आप गौर कीजिए रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि एल एम, एम एन और एल एन तीनों की लेंथ बराबर है और वो है 2 के बराबर में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन भी यही थी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स सेम लेंथ की हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हेंस प्रूव द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब सवाल है वेदर और नॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले तो समझ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो, उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल में 3 साइड्स बराबर होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होने चाहिए। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, उसे हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। बहरहाल उसका भी फिलहाल जिक्र नहीं है यहाँ पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, जब मैंने इन 3 पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर कीजिए तो ये जो 2,3 रेड वाला, ये पॉइंट ए है। जो ब्लू वाला पॉइंट है दैट इज बी, और जो ग्रीन वाला पॉइंट है दैट इज पॉइंट सी। और गौरतलब बात यह है कि अगर मैं इन लाइंस को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो हाँ ये तो पता चल रहा है
कि ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है, इस बात का फैसला उस वक्त किया जा सकेगा जब मैं इन तीन डिस्टेंसेस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लूंगा, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी। ऑलराइट, और इन तीनों डिस्टेंसेस को मालूम करने के लिए आई विल डेफिनेटली यूज डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ऑलराइट, इनकी वैल्यूज मालूम कर दीजिएगा। दिस इज क्वाइट सिंपल बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जब आप ए बी मालूम करने के लिए जा रहे हो तो आप पहला पॉइंट ए को कंसिडर कीजिएगा, दूसरा पॉइंट बी को। ठीक है, जब आप बी सी मालूम करने के लिए जा रहे हो तो पहला पॉइंट आप इसको कंसिडर कीजिएगा, दूसरा पॉइंट आप इसको कंसिडर कीजिएगा। और जब आप ए सी मालूम करने के लिए जा रहे हो तो पहला पॉइंट आप इसको कंसिडर कीजिएगा और दूसरा पॉइंट आप सी को कंसिडर कीजिएगा। by using distance formula you will get to know ab की वैल्यू 10 आएगी। you just have to substitute the values in the formula, there is nothing more than that। so ab की वैल्यू 10 आ जाएगी, bc की वैल्यू भी 10 आ जाएगी और ac की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10 अंडर रूट 2। गौर कीजिए कि ab और bc की वैल्यूज सेम आ रही हैं जबकि ac की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और मिसाल दे रहा हूं खाली कि अगर AC की वैल्यू भी 10 आ जाती फिर ये आइसोसेलेस नहीं रहता बल्कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता। एनीवेज, इस सवाल के मुताबिक वी हैड टू प्रूव कि whether these 3 points forms an isosceles triangle or not। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि हाँ, चूंकि ए बी और बी सी की साइड्स बराबर हैं लेकिन ए सी की जो साइड है वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बचपन में पढ़ के आए हुए हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बट द क्वेश्चन इज के हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है। उसके लिए फिर वी विल नीड टू यूज सम कंपास और डी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक प्रूफ वो है जो एनालिटिकली कर सकते हैं, एक प्रूफ हम उसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। और मैथमेटिकली पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने एक फॉर्मूला दिया था और कहा था कि दुनिया की कोई भी चीज अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर दे तो आप फतवा जारी कर दीजिएगा कि हाँ वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और वो पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, तो हाँ आप फतवा जारी कर दीजिएगा कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इससे मजीद बात करेंगे, पहले जरा इस पॉइंट्स को प्लॉट करके देख लेते हैं। -1, 2 दिस वन इज ए। बी की बात की जाए तो 7, 5 और ग्रीन वाला पॉइंट है हमारे पास सी, दैट इज सी, सी इज 2, -6। अच्छा, अब अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करूं तो ये एक ट्राइंगल तो बन रहा है ये एक ट्राइंगल तो बन रहा है बट वी हैव टू प्रूव कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और फॉर दैट पर्पस हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर मैं, अच्छा अब मुझे इसमें से तो फिलहाल वैसे तो समझ में आ रहा है लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, तो व्हाट आई नीड टू डू कि मैं तीनों साइड्स मालूम कर लूं और मैं कंडीशन चेक कर लूं कि किसी एक साइड का स्क्वायर बराबर हो जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्ट ऑफ द टू साइड्स। ठीक है, जैसे कि डायग्राम से मुझे पता चल रहा है, और याद रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज की साइड सबसे बड़ी होती है। अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बीसी की साइड है ये सबसे बड़ी है, तो मैंने इसको हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लिया। ठीक है, और बाकी किसी को आप बेस कंसिडर कर लीजिए, आप परपेंडिकुलर कंसिडर कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो हाइपोटेन्यूज की साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना भी लिया कि मैं ये आई एम गोइंग टू प्रूव कि बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगेन बात वही है कि इस बात के तमाम बातों के फैसले उस वक्त होंगे जब मेरे पास ये तीन डिस्टेंसेस मौजूद होंगे। सो लेट्स फाइंड ए बी
BC and AC by using the distance formula, which is D is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. All right. अगेन पुरानी गुफ्तगू है सारी. ए और बी, ए बी मालूम करना हो तो पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा. जब आपको बीसी मालूम करना हो तो पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा. और जब आपको एसी मालूम करना हो तो पहला पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा. तीनों डिस्टेंसेस आप मालूम कर दीजिएगा. उसके बाद यू नीड टू पुट दीज वैल्यूज इन द फार्मूला. और फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. जो सबसे बड़ी साइड है आप उसको आप हाइपोटेनस कंसीडर कर लीजिएगा. बाकी बेस और परपेंडिकुलर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं. तो बीसी जो कि हाइपोटेनस था, सबसे बड़ी साइड थी, अंडर रूट 146 आया था, उसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू अंडर रूट 73 का स्क्वायर. और अंडर रूट एसी के लिए भी 73 आ रही है. स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, यहाँ से ये, इस स्क्वायर से ये वाला रूट और इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा. सो वी विल बी हैविंग 146 इज इक्वल टू 73 प्लस 73. और अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो 73 प्लस 73 कितना होता है? 146. वाओ, 146 इज इक्वल टू 146. इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड की. और हाँ, मैं ये फतवा जारी कर सकता हूँ कि these three given points forms a right angle triangle. I hope कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे. If you have any questions, so you are most welcome to ask me by comment on the post. Thank you very much. See you in the next video.